वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेज। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री जो स्टडी कर रहे हैं उसी सीरीज में हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। और जैसे कि हम लोग मगध उत्कर्ष को लेकर हम लोग स्टडी किए थे, जिसपे हम लोग उनका शासनकाल देखे, मगध पे कितने लोग शासन किए, लेकिन हम लोग कंप्लीटली एक एक शासन को नहीं कर पाए। उसी को मैंने कहा था कि जब हम लोग की वीडियो पहली जो इससे पहले वीडियो हम लोग शूट किए थे, जो उसमें हमने बताया था कि अब मगध स्टार्ट तो किया गया था, सात टोटल कितने शासक थे, सात शासक थे। सात में से हम लोग दो तीन को स्टडी किए थे और मैंने कहा था कि ये एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आप जानते हैं कि जब पढ़ेंगे या पेपर उठाकर देखें तो मौर्य काल से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और मौर्य काल में बहुत सारी चीज देखने को भी मिली कि कैसे किस तरह से क्या क्या हुआ। ये सारी चीज को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो अंत तक देखें, कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कि अगर हिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते रहेंगे तो मैं इस लेवल तक पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री में सबसे पहले जो बात हुई थी कि हम लोग मगध उत्कर्ष को देखें। किसको? मगध का उत्कर्ष, महाजनपदों का उदय। मैंने देखा था इसको, महाजनपदों का उदय जो हम लोग किए थे। लगभग टोटल हम लोग 17 महाजनपद हैं थे। कितने? 17 महाजनपद थे। 17 के बारे में कौन कहाँ किसकी राजधानी थी उसका पूरा हम लोग डिटेल इस वीडियो पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा कि उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिससे आपको पेपर में आए और करके आप ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए उसी क्रम में आगे देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, मगध उत्कर्ष की बात होगी तो मगध उत्कर्ष में हम बताए कि पूरा डिटेल हम लोग जो 17 महाजनपद थे, ठीक है, और उसमें 17 महाजनपदों में से मैंने बताया कौन कौन इंपॉर्टेंस है, सारे मैंने एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया हूं। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे इसी में मगध उत्कर्ष में टोटल जो हमारे शासन चलाए थे वो कितने वंश चलाए थे? 7 वंश चलाए थे। यानी सात उस पे शासन काल जो वंश चलाए थे वो कितने थे? 7 थे। तो उन 7 में से 2-3 कवर के लिए हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो उसी सीरीज में पहले अच्छा सातों को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हम लोग 7 चलाए थे। पहला जो था हर्यक वंश, हर्यक वंश। फ्रेंड्स, जो दूसरा था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा नंदवन, तीसरा नंदवन, ठीक है। और चौथा जो था हमारा मौर्य वंश, मौर्य वंश। इसी क्रम में आगे देखिए पांचवा हम लोग देखेंगे शुंग वंश, शुंग वंश। क्या? शुंग वंश। जो छठा होगा वो हमारा था कण्व वंश, कण्व वंश। और जो लास्ट था हमारा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग ये हर एक वंश में हम लोग सारा उसका टाइम पीरियड सब डिटेल कितने उसमें हर एक वंश में थे सब लोग हम लोग देखे। हमको ये भी लगा कि जो शिशुनाग था ना, ये जो शिशुनाग जिनका बात किया जा रहा है, ये शिशुनाग इसी हर्यक वंश के जो लास्ट शासन थे उन्हीं को मारकर, ये पहली बात तो उनके सेनापति थे। क्या थे? ये सेनापति थे। मैं इस वीडियो कवर किया हूं, सेनापति उनको मारकर ये खुद शिशु वंश यानी कि
ये शिशु वंश यानी अपना स्थापना की, एक नए वंश की स्थापना की। और उन्हीं को जब इनका शासन खत्म तब आते हैं नंदवंश। नंदवंश जो है, नंदवंश का अगर देखा जाए तो जो अंतिम शासक थे वो महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। तो वही महापद्म नंद को पराजित करके, एक बात ये कह लें कि महानंद को पराजित करके हरा कर क्या किए, उन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पीछे कहानी बहुत है पहले, लेकिन हम लोग एक एक कर देखते हैं डिस्कस आते। हम लोग मौर्य वंश किसके बारे में स्टडी करेंगे? मौर्य वंश के बारे में। चौथा हमारा है मौर्य वंश। मौर्य वंश, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग देखेंगे मौर्य वंश को। तो मौर्य वंश में देखा गया कि मौर्य वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये क्या, इन्होंने ही मौर्य वंश की नींव रखी, यानी कि कुल मिला के स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्म नंद, नंदवंश के अंतिम शासक महापद्म नंद को उन्होंने क्या किया? पराजित किया, हराकर उन्होंने क्या किया? मौर्य वंश की नींव डाल दी। जब मौर्य वंश की नींव डाली तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मौर्य वंश की नींव डालने वाले या मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन मैंने कहा कि इसके पीछे कहानी कुछ और है। ये मौर्य ये इनका जो देखा जाए तो इनका जो अभी हम बताएंगे, इनका विस्तार, इनका पूरा इंडिया का पूरा दिखाएंगे हम, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका विस्तार रहा है, और पूरा पश्चिम उत्तर सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एक करके मौर्य वंश की जब बात की जा रही है तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो गाइड करते थे, जो रास्ता दिखाते थे, वो थे चाणक्य। मेन बात ये है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, मैं एक एक बात लिखूंगा, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए, ये कैसे चंद्रगुप्त मौर्य क्या अपने से ऐसा शक्तिशाली तो बन नहीं गए कि वो पराजित किया और उस तरह से क्या नाम उनको मौर्य वंश की स्थापना कर, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया कि महापद्म नंद को हराया, ठीक है, और महापद्म नंद की जो पुत्री थी जिसे हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आज हम लोग क्या होता है कि अगर इस तरह के अगर बन जाते हैं कभी तो लोग दुश्मनी ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें क्या नाम है कि वो विद्रोह हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या, जब वो किसी जब वो हारते थे तो वो एक ऐसा संबंध स्थापित कर देते थे जिससे कि वो हार को एक प्रेम में बदल दिया जाता था, एक प्रेम में। तो उन्होंने क्या किया था, महापद्म नंद पुत्री थी हेलना, हेलना से किसकी शादी की कर दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। हेलना की शादी किससे की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलना के साथ कर दी गई। अब वहां क्या, वहां पे तो हो गया, लेकिन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझिए बात को। जब हेलना से कर दी गई तो क्या वो भी उनको मिल गया। अब आते हैं चाणक्य पे। चाणक्य जो थे ये ऐसे उनका एक कहानी, उनकी भी एक कहानी है कि चाणक्य को एक राज दरबार से उन्हें बहुत ही शर्मिंदगा करके, यानी उनको निकाल दिया गया था, उनको एक तुच्छ मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं पूरे हिंदुस्तान, यानी पूरे हिंदुस्तान में मैं शासन कराऊंगा। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं अडॉप्ट करके, मतलब कि उनको गोद लेकर उनको पूरी शिक्षा दीक्षा देने के बाद उनमें लगी कि ये काबिलियत ये बालक कर सकता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को चुनकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को आगे करके पूरी रणनीति उन्होंने बनाई, ठीक है। और रणनीति बनाने के बाद उसका एक सफल और अच्छा मतलब कि राज माना जाता था, कि वो शासन उसका एक अच्छा शासन हुआ करता था। आइए फ्रेंड्स, हम लोग मौर्य वंश की बात कर रहे हैं, तो मौर्य वंश की बात करेंगे तो सबसे पहले 322 ईसा पूर्व में, कितने में? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य वंश की नींव डाली। नींव डाली। देखिए नींव
डाली। ठीक है, तो कितने में, 322 ईसा पूर्व में। और मैंने कहा कि जब बात जिसको कह रहे थे कि टोटल जो मगध पे शासन में थे, कितने में थे, 7 वंशों ने, यानी 7 वंश ने उस पर शासन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शासन के बारे में हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद जो नंद वंश, सॉरी एक चीज और याद रखिएगा, जो महापद्म नंद कहते वो जो पराजित किए थे, फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूं, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक बात याद रखिएगा, वो धनानंद थे। कौन से, धनानंद को हराकर उन्होंने पराजित किया, उस बात को ध्यान दीजिएगा, महापद्म नंद को नहीं, धनानंद को हराकर पराजित करके उसकी लड़की हेलना से शादी कर दी गई थी। ठीक है, और उनके साथ फिर उनका वो भी जो लड़ाई होती थी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, तो वो बंद हो गया और वहां पे एक संबंध प्रेम का हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कौन, धनानंद, कौन, धनानंद। तो अब मैं लिख देता हूं कि नंद वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक धनानंद। कौन, धनानंद। देखिए बात बड़े समझने की चीज ये है, इसको हालांकि मिस हो गया, स्लिप कर गया, मैं महापद्म नंद बोला था, ये धना कौन है, धनानंद, इसको याद रखिएगा। और इन्हीं को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली गई थी। ठीक है, तो और इन्हीं की लड़की थी हेलना, इनकी पुत्री क्या थी, हेलना। धनानंद की, धनानंद धनानंद की पुत्री, धनानंद की पुत्री हेलना, हेलेना, हेलना के साथ, हेलना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी या विवाह कह लें, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया गया। क्या, विवाह कर दिया गया। ठीक है, विवाह कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद, अब जब विवाह कर दिया गया, देखिए एक बात और रखिएगा, जब ये एक चीज और मैंने कहा था कि महापद्म नंद स्लिप कर गया था माइंड से, उनको आप लोग धनानंद समझिए। ठीक है, धनानंद को पराजित करके जो जो नंद वंश की नींव डाले थे महापद्म नंद, वो महापद्म नंद वो प्रथम हो गए। ठीक है, नींव डालकर, लेकिन अंतिम शासक जब पूछा जाएगा तो कौन होंगे, धनानंद होंगे। ठीक है, तो धनानंद को हराकर, धनानंद को हराकर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। और जब हरा दिया तो धनानंद की पुत्री थी हेलना, उन हेलना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया गया। यहां तक बात समझे। उसके बाद आता है मौर्य वंश की जानकारी, थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है, मौर्य वंश की जानकारी। अगली हेडिंग रहेगी हमारी मौर्य वंश की जानकारी। ये जानकारी हमको कैसे मिली, हम कैसे जान रहे हैं कि ये चीजें इस तरह से हुई, ऐसी घटनाएं हुई, मौर्य वंश की जानकारी। ठीक है, मौर्य वंश की जो जानकारी साहित्यिक देखिए दो स्रोत में बटेगा। कितने, दो स्रोतों में। ठीक है, पहला जो रहेगा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो है पुरातात्विक
तात्विक तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। अब आइए पूरा तात्विक, अब इसमें एक एक करके समझते हैं कि हमारा साहित्य में कौन स्रोत है और पूरा तात्विक में क्या स्रोत है। इसमें देखिए जो पहला होगा, यानी जो पहला होगा इसमें वो अर्थशास्त्र, ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि जब अर्थशास्त्र की बात आएगी तो सबसे जो ज्यादा जो जानकार थे अर्थशास्त्र के वो थे कौन, जो चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड कर रहे थे, अर्थात चाणक्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है, याद रखिएगा। चाणक्य यानी कि उसका नाम 3 नाम थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसको क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। और मंत्री बनाया क्या, वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए थे, इस बात को आप जानते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए थे तो उनको चंद्रगुप्त खुद एक बड़ी पदवी देंगे, ये नॉर्मल सी बात है। और उस टाइम की बात नहीं, आज भी वही होता है, जिसको आप जो आगे बढ़ाएंगे वो आपको पदवी देता है, ठीक है। तो ये सब होता रहता है। तो इसमें एक बात ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य उनको क्या बनाए थे, प्रधानमंत्री कह रहा हूं, मंत्री बनाए थे। जब मंत्री बनाए थे तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अर्थशास्त्र की जनक या अर्थशास्त्र का मतलब ज्ञाता कौन है, या उसको नॉलेज किसको सबसे ज्यादा किसको था, तो उसको आपका ऑप्शन अगर चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त ये अगर नाम है या चाणक्य, तो आप सीधे सीधे टिक करिएगा, 1 लाइनर के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं। आइए दूसरा जो हमारा रहेगा इसी में, दूसरा वो रहेगा इंडिका। इंडिका इंडिका जो तीसरा हमारा रहेगा वो रहेगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो चौथा रहेगा इसी में, चौथा जैन और बौद्ध ग्रंथ। मैंने कहा था पहले भी, जैन और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फिर से मैं बार बार इस चीज को जानता हूं, जो हमें मौर्य वंश की जानकारी मिली, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को, जो मौर्य वंश की जो हमें जानकारी मिली वो अगर साहित्यिक रूप से देखा जाए, जो हमें स्रोत जो पढ़ने को स्टडी करने को मिला वो क्या, अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका, तीसरा मुद्रा राक्षस और चौथा हमारा है जैन और बौद्ध ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिली। आइए हम लोग पूरा तात्विक स्रोत में देख लेते हैं। पहला पूरा तात्विक स्रोत में हम लोग क्या है, अशोक के अभिलेख। पहला क्या है, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख ये थे पहला। और दूसरा हमारा हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। याद रखिएगा जूनागढ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ बार बार पूछता है, जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जो जूनागढ़ अभिलेख है ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। तीसरा जो है रुद्रदामन। रुद्रदामन, तीसरा क्या है, रुद्रदामन, ठीक है। और रुद्रदामन अभिलेख जब आपसे क्वेश्चन, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए कंटेंट को ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश की जो जानकारी मिली तो इसमें अगर पूछेगा कि साहित्यिक स्रोत, क्या साहित्यिक स्रोत के अकॉर्डिंग, यानी साहित्यिक स्रोत के आधार पे, तो अर्थशास्त्र भी दे सकता है, इंडिका भी दे सकता है, मुद्रा राक्षस भी दे सकता है, जैन और
बौद्ध ग्रंथ भी दे सकता है, याद रखिएगा। उसी तरह से पूछेगा कि मौर्य वंश की जानकारी पूरा तात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग, तो पूरा तात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग अशोक के अभिलेख में, जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्र दामन के अभिलेख में। याद रखिएगा, इसमें आपके 4 पॉइंट है, इसमें आपके 3 पॉइंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके जूनागढ़ ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं कि हमें मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिली, तो आपको जूनागढ़ अभिलेख ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें रुद्र दामन ज्यादा मिलेगा, अशोक के अभिलेख ज्यादा मिलते हैं। और अशोक के अभिलेखों में सबसे जो ज्यादा जानकारी मिलती है वो 7th वाला जो अभिलेख है, 7 नंबर का, कितने 7। अभी उस पर भी और डिटेल हम बात करेंगे। अभी फिलहाल चूंकि अगर ज्यादा डिटेल कर देंगे तो कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक और एक एक करके जो भी शासनकाल आते गए हैं सबको हम लोग स्टडी करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब ये बात तो हो गई पक्का कि हमें जो जानकारी मिली, ये अगर बात करें साहित्यिक, हमको साहित्यिक जो मिला, फिर से देखें साहित्यिक स्रोत जो मिला अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और जैन बौद्ध ग्रंथ से मिला। और पुरातात्विक की बात आएगी तो पुरातात्विक में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्र दामन अभिलेख। 3 पॉइंट ये है आपके और 4 पॉइंट ये टोटल है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से। आइए हम लोग देखते हैं मौर्य वंश का विस्तार। अगली हेडिंग हमारी रहेगी मौर्य वंश का विस्तार। मौर्य वंश का विस्तार। देखिए, जब मौर्य वंश की विस्तार की बात आएगी फ्रेंड्स, देखिए 4 ही डायरेक्शन होती है, आप जानते हैं। आप कहेंगे सर 4 नहीं, टोटल तो 10 होती है, लेकिन बात की जाए अगर अर्थ की, तो अर्थ पे तो 4 ही डायरेक्शन में होती है बेटा, इसलिए हम लोग 4 डायरेक्शन में ही बात करेंगे। कौन सा? पूरब, सॉरी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो जो सबसे पहले उत्तर की बात की जाएगी, उत्तर, उत्तर दिशा, हिमालय। क्या? हिमालय, हिमालय। देखिए हिमालय आप खूब जानते हैं इस बात को, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि अगर इसमें चले जाएंगे तो आधे घंटे इसी पे पूरा लग जाएगा। ठीक है, हालांकि ये चीजें जब हिमालय की बात की जाएगी तो ये जियोग्राफिकल की बात आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर दिशा यानी हिमालय, और दक्षिण में बात करें मैसूर। मैसूर, मैसूर से याद आ रहा है फ्रेंड्स, मैसूर, मैसूर कहां? कर्नाटक की बात है, कर्नाटक ना। तो मैसूर की जब बात आएगी तो मैसूर आप जानते हैं कि जो आईएएस की जो ट्रेनिंग वगैरह जो की जाती है उसी मैसूर में ही की जाती है। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत देखने लायक है, घूमने लायक है, अच्छा है। देखिए इंडिया को ही अगर आप अच्छी तरह से घूमे ना, तो इंडिया में ही आपको स्विट्जरलैंड, हर एक जितने डेवलप कंट्री के नाम लिए जाते हैं, अमेरिका, जो अच्छे से अच्छे प्लेस की बात की जाती है तो यहाँ पे भी हैं। पर वो चीज़ें क्या हैं, हम नहीं होता है कि घर की बात अगर जैसे पास में ही कोई अच्छी चीज़ है तो उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, आप जब जाइए, घूमिए, उसको देखिए, तब समझ में आएगा कि क्यों सोने का चिड़िया कहा जाता था। हालांकि सोने की चिड़िया की बात एक अलग बात थी, काफ़ी अंग्रेजों ने लूटा भारत को, काफ़ी लूटा, पर उस पर हम नहीं अभी डिस्कस करेंगे, इसलिए कि हम लोग अभी जो चल रहे हैं अभी विस्तार के चल रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने काफ़ी लूटा। आप जब इसको बड़े बुजुर्ग भी सुनाए होंगे, और जब आप हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जब ये बात आएगी तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शासनकाल हुआ, कैसे हमारे भारत को यानी सोने की चिड़िया को कैसे लूटा गया, इस चीज़ पे। और हम लोग जब इस पे डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट, मैं फिर बात कहता हूँ, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को चाहे कोई क्लास देखे समझ में आना चाहिए, मैं वैसे ही कंसेप्ट उठाऊंगा। और कंसेप्ट आप 1 डे एग्जाम किसी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको अदर चैनल्स या अदर से हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। आइए डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, हिमालय से लेकर मैसूर दूसरी तरफ हम लोग चले गए। आइए उत्तर दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में हिमालय तक, मैसूर की बात करें तो कर्नाटक तक, अगर पूरब की बात कर लें तो बंगाल तक। कहां तक? बंगाल तक, बंगाल तक। बंगाली किसको किसको आती है?
बंगाल बड़ा जाइएगा, अच्छा लगता है, मुझे तो कंफर्टेबल फील होता है। बाकी जाइए वहाँ पे भी देखिए, अच्छा है, क्योंकि हम लोगों की जो पहले जो हम लोगों की जो कैपिटल हुआ करती थी वो बंगाल ही हुआ करती थी, यानी कहाँ पे, कोलकाता। अगर उसी देखिए फिर समझिए, उत्तर दिशा में हिमालय और दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक और पूरब में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है फ्रेंड, ये टोटल मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी विस्तार किया, यानी देख रहे हैं पूरे इंडिया पे शासन किया है। अगर एक बात की जाए, पूरे भारत को उन्होंने कवर कर रखा है, देख रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि अभी और हिस्ट्री बताएंगे। ये क्या करते थे कि जैसे लड़ाई हो गई या उस पर हम चढ़ाई कर दी, अगर वो हार गया तो वो क्या करता था कि वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री से शादी कर देता था, वहां संधि हो जाती थी, और वहां पे उसमें जो उनका शासनकाल था उसमें वो कुछ उनको पद मिल जाता था, कुछ उनको सम्मान मिल जाता था, और चंद्रगुप्त मौर्य को भी सम्मान दे दिया जाता था, बात खत्म हो जाती थी। ठीक है, और आज क्या है, नॉर्मली बात अगर कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो लोग कहते हैं हुआ कैसे, मतलब कि कटने मरने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये बातें गलत है। कोई भी अहिंसा, देखिए हम चाहते हैं कि अहिंसा ना हो, ठीक है, हम भी चाहते हैं किसी प्रकार के, जब हमसे अगर कोई चीज़ नहीं बन रहा है, हम नहीं उसको पा रहे, तो कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत या एक सही रास्ते पर चलेंगे, आप परेशान हो सकते हैं ना। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है ना। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि अगर आप ठान लिए कि मुझे ये चीज करना है, तो आप परेशान हो सकते हैं, आप थोड़ा होपलेस हो सकते हैं, आपको मोटिवेशनल की जरूरत हो सकती है, लेकिन आप अगर सही रास्ते पे रहेंगे, सही डायरेक्शन में रहेंगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आइए जब बात करते हैं डायरेक्शन, हम लोग देखें, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे भारत पे मौर्य का शासन था। ठीक है, अब उसी में हम लोग देखते हैं मौर्य शासक, मौर्य सम्राट शासक। देखिए और भी देखते हैं उसी की अगली जो हेडिंग रहेगी, मौर्य, मौर्य साम्राज्य के शासक, साम्राज्य के शासक के शासक। अगर इसकी बात की जाए तो इनमें देखिए, जब पहला कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसी कड़ी में उसके बाद, उसके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ध्यान दीजिएगा, कौन? अशोक। अशोक, उसके बाद देववर्मन, देववर्मन, और एक थे बृहदत्त, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। देखिए ये उनका सबसे, अगर मौर्य बात की शासन में, तो पहले तो हमने बताया दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाल दी। जब नींव डाल दी तो उसके बाद अब मौर्य वंश का शासन चलने लगा। चंद्रगुप्त किए, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद देववर्मन, वो बृहदत्त। लेकिन देखिए ये तो मैंने मेन जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इनमें छोटे छोटे और भी नाम थे, लेकिन वो कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। नाम तो हैं लेकिन सिर्फ नाम ही है, उससे क्वेश्चन ना पूछते ना, उनका कोई खास योगदान है हिस्ट्री में। ठीक है, तो इन एक एक कर हम लोग इसको भी देखेंगे, लेकिन अब इसी को आगे और कड़ी में देखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए अब पॉइंट कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त
मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ, देखिए ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराने के बाद, यानी कि विजय प्राप्त करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने धनानंद की पुत्री, मैंने कह दिया था, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। क्या किया? विवाह किससे? हेलेना से। हेलेना, हेलेना, हेलेना से विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, जब हेलेना से विवाह हुआ तो हुआ क्या, जब यहां तक तो बात ठीक है, फिर हेलेना से विवाह, संधि होगी, प्रेम हो गया, बात खत्म। फिर उसके बाद इसी मौर्य वंश जो शासन चल रहा था हमारे पूरे भारत में, सिकंदर आया, सिकंदर ने उस पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। तो आक्रमण किया तो सिकंदर की बात की जाएगी। आइए देखिए, सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर जब आए तो उसके साथ, जब सिकंदर आया तो उसके साथ दो सेनापति आए थे। कौन आए थे? दो सेनापति आए थे। थल सेनापति जो थे वो सेल्यूकस थे। थल सेनापति सेल्यूकस। कौन? सेल्यूकस, सेल्यूकस। और जल सेनापति जो थे, जल सेनापति जो थे वो हमारे थे, देखिए फ्रेंड्स दिमाग स्लिप कर गया है। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए जो थल सेनापति थे वो सेल्यूकस निकेटर थे, और उसके बाद जो जल सेनापति थे वो निर्याकस। याद आ रहा है कौन थे? निर्याकस। शायद एक बार जल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस, ठीक बात है। कौन? निर्याकस। जल सेनापति कौन थे? निर्याकस। जल सेनापति, जल सेनापति कौन थे? निर्याकस, निर्याकस, या इसको निर्याकस, देखिए निर्याकस। अब इस बात को समझिए, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो इसके साथ जब आक्रमण किया तो उसके साथ दो सेनापति आए थे। कितने? दो सेनापति। तो दो सेनापति, मैंने कहा कि जो जल सेनापति थे, कौन? जो जल सेनापति थे वो सेल्यूकस थे। कौन? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और जो जल सेनापति थे वो निर्याकस। कौन थे? निर्याकस थे। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में, कितने? 305। 22 में तो मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था, 305 मैं यही लिख देता हूं, 305 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इन्होंने आया, बात समझिए, ये बड़े मजेदार टॉपिक, और सेल्यूकस, और इससे इन लोगों से क्वेश्चन भी काफी पुटअप किए जाते हैं। और सभी पेपर जितने वनडे एग्जाम होते हैं सभी आपके, सिकंदर जब आक्रमण करता है उसके बाद जो सेनापति आए, उनकी जो रणनीति थी, उनके साथ जो बिहेवियर ये लोग किए, जो शासन चल रहा था मौर्य का, उसमें जो उन्होंने बिहेवियर किया, उन सारी बात को हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक दो बात और ध्यान दीजिएगा। जब थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में आया था, क्वेश्चन ये भी आता है, तो किसके दरबार में आया था?
जो थल सेनापति था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनकर भेजा गया था। क्या? राजदूत। मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया, राजदूत बनकर आया था। किसका? सिकंदर का। किसका? सिकंदर का आया। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ क्या हुआ? सबसे पहले देखिए, जब आया तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर युद्ध किया तो इन लोगों ने युद्ध किया। एक बात और समझिए, जब युद्ध किया तो सबसे बड़ी बात देखिए, यहां पे एक प्लस पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार मिस हो रहा है। जो सेल्यूकस निकेटर थे ये आए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन चल रहा था, मैंने कहा कि अगर उत्तर में बात करें तो हिमालय, दक्षिण बात करें तो मैसूर, और पूरब में बात करें तो बंगाल, और इस साइड अगर बात करें तो अरब सागर तक, ये पूरा शासन काल था उनका। क्या था? पूरा जो एरिया था भारत में, लगभग आज की डेट में देखा जाए तो पूरे भारत में उनका कब्जा था। किसका? मौर्य वंश का। ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर जब आए तो इन्होंने क्या, सिकंदर ने आक्रमण किया, और ये क्या थे उनके दोनों, एक थल सेनापति थे, एक जल सेनापति थे, दोनों ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, ये विजय नहीं कर पाया, यानी हार गया। जब हार गया तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन्होंने अपनी पुत्री, याद रखिएगा यही इन लोगों का गेम है बेटा, यही समझना है, अपनी पुत्री को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर दी। ठीक है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर दी तो उसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त को 4 राज्य दिया था उसने, जो आया था सेल्यूकस निकेटर, उसने 4 राज्य, मैं बताऊंगा उसकी भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ये 4 राज्य जब शादी करने के बाद उनको दहेज के रूप में, जो आज हम लोग देखते हैं कि ये चीज लेना है, या जो प्रथा है, ये सिस्टम आज से नहीं, आप देख रहे हैं कहां से चला आ रहा है, कि दहेज के रूप में उन्होंने 4 राज्य दिए। ठीक है। और 500 हाथियों का उपहार दिए। ठीक है। ये ऐसा स्टडी कहां से, ये सारी जानकारी जो मैं बता रहा हूं बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिली है। ठीक है ना। और मैंने सब कुछ बताया था कि जितने अभिलेख हैं वो पूरा तात्विक हमें जानकारी वहां से मिली है, और जो साहित्यिक जानकारी मिली है मैंने कहा कि बौद्ध और जैन ग्रंथ से ज्यादा हमें मिली है। ठीक है। तो आइए, उन्होंने क्या किया, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी किसके, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उनसे क्या किया, शादी कर दिया। और शादी करने के बाद उन्होंने 4 प्रांत दहेज के रूप में, कह लें दहेज के रूप में दिया। और 500 हाथियों का उपहार। ठीक है। हाथियों का उपहार। अब देखिए, इसी में जब आपको पता है कि नहीं, जब सेल्यूकस निकेटर हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से तो उन्होंने शादी कर दी। जब शादी कर दी तो उनको जीत के उपलक्ष्य में अपनी लड़की से शादी की, और शादी करने के बाद 4 राज्य बने, कहा कि 4 प्रांत उन्होंने दिया। उन 4 प्रांत के बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। कितने? 4 प्रांत। 4 प्रांत। जो पहला प्रांत था वो था हमारा काबुल। पहला क्या था? काबुल। दूसरा गंधार।
तीसरा जो हमारा था हेरात, हेरा, और चौथा जो था हमारा मकरान। ठीक है, देखिए आज अगर किसी से लड़ाई या आक्रमण हो जा रहा है तो क्या दुश्मनी वो जन्म जन्म, क्या बाप तो उसके साथ लड़ ही रहा है, बेटा भी लड़ता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, हार गए तो उनकी ये थी कि हम अपनी रणनीति कैसे उनको मिलाएं ताकि हमारे जो शासन व्यवस्था है, जो हमारे राज्य, उसमें इंटरफेयर न किया जाए। तो उन लोगों ने अक्सर, जब राज नहीं मिलता था, मैं और हिस्ट्री में भी डिस्कस करूंगा, देखिए होता क्या था, जब हम लोग जब हिस्ट्री करते हैं तो जो शासन करते हैं उन्हीं का लड़का उनको मारकर, सेनापति मारकर, इस तरह के अब क्या हो शासन को हासिल करते थे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते थे कि जो उनको योग्य होते थे या उस तरह के होते थे, उनको एक अलग से सम्मान भी मिलता था। ठीक है, तो आइए हम लोग इन बात करते हैं। हम लोग देखिए, जब मौर्य वंश की बात किए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर, और उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। जब नहीं जीत पाया तो हार गया, हारने के बाद अपनी पुत्री से शादी कर दी। शादी करने के बाद वह दरबार में मंत्री बनकर रहने लगा, मंत्री बनकर रहने लगा। तो अब उन्होंने एक पुस्तिका लिखी, इंडिका। क्या लिखा? इंडिका। अभी और चर्चा होगी उस पर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और कई चीज उन्होंने बताया, काफी चीज बताया, कई राज्यों को बताया कि ये समृद्ध, वो ऐसा है, ये चीजें हैं, लेकिन उस पर अभी नहीं, हम लोग सीरियल जो सीक्वेंस चला उसी पे देखेंगे, आगे हम लोग स्टडी करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और एक बार हम लोग देख लेते हैं, शुरू से रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं कह रहा हूं सबसे पहली बात जो थी इसमें कि जब मौर्य वंश हम स्टार्ट किए तो मैंने कहा कि 322, कितने, ध्यान रखिएगा, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डाली गई। कौन डाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? धनानंद को हराकर। जब धनानंद को हराया, वहां पे भी याद रखिएगा, वहां पे भी वही हुआ कि जब धनानंद को हराया तो धनानंद ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया तो वो भी उधर फिर प्रेम हो गया, जो दुश्मनी की जगह क्या हुआ? प्रेम हुआ। फिर वहीं पे अब ये मौर्य वंश की नींव डाल दी, और नींव डालने के बाद धनानंद के साथ, ठीक है। फिर मौर्य वंश की जो जानकारी की बात मैंने कहा, मौर्य वंश की जो जानकारी मिली, अगर साहित्यिक जानकारी की बात करें, साहित्यिक जानकारी, तो हमें अर्थशास्त्र, इंडिका, मैंने कहा इंडिका कहाँ से मिली, फिर उसके बाद मुद्रा राक्षस, ये साहित्यिक हमारे क्या हैं? साहित्यिक हैं। लेकिन अगर पूरा तात्विक स्रोत की बात की जाए तो पूरा तात्विक स्रोत में हमारे 3 ही हैं, अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्र दामन के अभिलेख। इस चीज को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और भी एक चीज देखिए, इसमें मैंने जैसे उसको भी देखिए स्लिप कर जाते हैं दिमाग से, मैंने कहा मुद्रा राक्षस। उसके बाद अगर साहित्य की बात करें तो सबसे जो ज्यादा जानकारी मिली हमें बौद्ध और जैन ग्रंथ से मिली है। ठीक है, मौर्य के बारे में अगर सबसे ज्यादा हमें जानकारी मिली है तो जैन और बौद्ध ग्रंथ से मिली है। ठीक है, आइए इसके विस्तार के बारे में मैंने कहा, विस्तार की बात की जाए अगर मौर्य वंश का, तो उत्तर यानी उत्तर दिशा में हिमालय, उसके बाद हिमालय तक, और दक्षिण बात करें मैसूर तक यानी कर्नाटक, और पूरब में बात करें तो बंगाल तक, और पश्चिम बात करें तो अरब सागर तक। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं मौर्य वंश के शासन। मौर्य वंश में देखिए कैसे, जो मेन शासक तो और भी थे, लेकिन मैंने कहा कि जिनका जिक्र है हिस्ट्री में और काफी जो चर्चित है, जिनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मौर्य वंश के शासक में चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, देवर्मन और बृहदत्त। ठीक है, जो ज्यादा इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य विजय प्राप्त करने के बाद हेलेना के साथ शादी कर दी, बात खत्म यहाँ हो गई। जहां पे जो हुआ देखिए, सिकंदर 305 ईस्वी में क्या किया? आक्रमण किया, और उसके साथ 2 सेनापति आए थे। थल सेनापति थे हमारे सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति थे निर्याकस। ठीक है, अब जो ये लोग थे, तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या लड़ाई की, हार गया, हारने के बाद अपनी पुत्री के साथ शादी कर दी। जब शादी कर दी तो शादी करने के बाद उन्होंने क्या किया? 4 प्रांत, मैं फिर कह रहा हूं 4 प्रांत और 500 हाथियों का उपहार किसको मिला? चंद्रगुप्त
मौर्य को मिला। ठीक है, मैंने इसका जिक्र भी किया है। 4 प्रांत मैंने एक एक करके डिस्कस भी किया, काबुल, गंधार, हेरात और मकरान। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें भी मोटिवेट करें। जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे उतनी ऊर्जा से और कंटेंट, किसी प्रकार के कंटेंट में कमी हो कमेंट बताएं। और देखिए, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, हर चीज परफेक्ट नहीं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि 100% कर दिया जाए। तो अगर कोई भी टॉपिक में कम डिस्कस हो पाता है या पॉइंट किस तरह से कम समझ में आता है, आप कमेंट में बताएं, जरूर मैं इसको डिस्कस करके और इतने अच्छे से कोशिश करूंगा बताने की कि वो पॉइंट फिर किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।